वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। मन की बात की आज 60वीं किस्त नश्र हुई। 2019 के आखिरी मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों को नए साल की पेशगी मुबारकबाद दी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन दिनों मुल्क के नौजवान में देखा गया है कि वो सिस्टम को पसंद करते हैं, सिस्टम को फॉलो भी करते हैं, और अगर कहीं सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वो बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम से सवाल भी करते हैं। 2019 की विदाई की पल हमारे सामने है। 3 दिन के भीतर भीतर 2019 विदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश करेंगे, नए साल में प्रवेश करेंगे, नए दशक में प्रवेश करेंगे, 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। मैं सभी देशवासियों को 2020 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, इसमें देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, जो इस सदी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है। कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जनरेशन जेड या तो जेन जेड ये भी कहते हैं। और व्यापक रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पीढ़ी बहुत ही प्रतिभाशाली है। कुछ नया करने का, अलग करने का उसका ख्वाब रहता है, उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, और विशेषकर के मैं भारत के बारे में कहना चाहूंगा, कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्था को पसंद करते हैं, सिस्टम को पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, वे सिस्टम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और कभी कहीं सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड न करे तो वे बेचैन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं। मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते हैं अराजकता के प्रति नफरत है, अव्यवस्था, अस्थिरता, इसके प्रति उनको बड़ी चीड़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, स्त्री पुरुष, इन भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड्डे पर या तो सिनेमा के थिएटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में ही कोई घुस जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवा ही होते हैं। और हमने तो देखा है कि ऐसी कोई घटना होती तो दूसरे नौजवान तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल भी हो जाता है और जो गलती करता है वो महसूस करता है कि क्या हो गया। तो एक नए प्रकार की व्यवस्था, नए प्रकार का युग, नए प्रकार की सोच, इसको हमारी युवा पीढ़ी परिलक्षित करती है। और बात करेंगे हेमंत सोरेन के ताजपोशी की। झारखंड के 11वें सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन आज हलफ लेंगे। रांची के मोराबादी ग्राउंड पर हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद होगी। इस हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस के 2 अरकान रामेश्वर औरांव और आलमगीर आलम रियासती वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। साथ ही अपोजिशन आज भरपूर अंदाज में ताकत का मुजाहरा भी करने वाली है। तो हेमंत सोरेन आज झारखंड के 11वें वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस से 2 अरकान असेंबली भी वजारत के ओहदे का हलफ ले रहे हैं। हलफबरदारी तकरीब में कई अहम शख्सियात भी शामिल रहेंगी। आज हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हेमंत सोरेन की हलफ बर्दारी को जहां तारीखी बनाने की कोशिश है, वहीं हलफ बर्दारी तकरीब से पहले काबीना को हतमी शक्ल देने की भी जद्दोजहद जारी है। इस ताल्लुक से कांग्रेस के रियासती इंचार्ज RPN सिंह ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने काबीना के ताल्लुक से मीडिया के सवालों पर चुप्पी साध ली। आपको मालूम है राहुल गांधी जी भी शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, प्रियंका जी भी
शपथ ग्रहण में आ रही हैं। अशोक गहलोत जी भी शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। माननीय भूपेश बघेल जी भी शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। उसी का सूचना देने के लिए उसके लिए इधर हेमंत और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दे कि इस राज्य के लोगों के हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, उनके सपनों को पूरा किया जा सके। वहीं झारखंड की कमान संभालने से पहले हेमंत सोरेन ने कहा कि वो वजीर आला के तौर पर नहीं, एक बेटा, एक भाई और एक दोस्त के तौर पर काम करेंगे। ये मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, ये एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में काम करेगा और हर संभव, हर वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का मेरा प्रयास होगा। हेमंत सोरेन की अपील का भी असर देखा जा रहा है। लोग हेमंत सोरेन से मिलने बुके की जगह किताबें लेकर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने इन किताबों के लिए लाइब्रेरी बनाने की भी बात कही है। उपहार स्वरूप किताबें देंगे और आज तो कुछ लोगों ने पौधा भी हमें दिया है और निश्चित रूप से ये किताबें भी हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेगी और एक खूबसूरत मेरी परिकल्पना है कि एक खूबसूरत आम लोगों के लिए एक लाइब्रेरी भी हम बनाएंगे जहां पर इन किताबों का संग्रह होगा और लोग कोई भी, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह भी करना चाहूंगा कि जो लोग भी अपनी किताबें हमें दे रहे हैं वो लोग भी अपने 2 लाइन उस किताब में लिखें। हेमंत सोरेन के साथ 1 या 2 वजीर भी हलफ ले सकते हैं, लेकिन हेमंत को मिल रहे प्यार से ये साफ है कि लोगों की उनसे काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो हेमंत सोरेन झारखंड के दूसरी बार वजीर आला बनने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के ताल्लुक से कहा जाता है कि इंतहाई सादगी पसंद है और सियासत में भी इनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। आखिर क्या है हेमंत की मकबूलियत की वजह और कैसे कम वक्त में इन्होंने कामयाबी हासिल की, देखिए रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में सबसे साफ और शफाफ चेहरा, जिसके खिलाफ मुखालिफिन को भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। हुकूमत विरासत में मिली, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत सोरेन ने सियासत का एक नया मकाम हासिल किया। वालिद के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका ख्वाब उनके वालिद ने देखा था। हेमंत सोरेन दूसरी बार रियासत की कमान संभाल रहे हैं। तकरीबन 1 दिहाई से रियासत की सियासत में रहे हेमंत सोरेन के लिए 2019 का चुनावी मैदान बेहद खास था। अभी नतीजे आने के बाद हेमंत पहले अपने वालिद से आशीर्वाद लेने पहुंचे। देखिए, हेमंत जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और जो इनको विरासत में मिला है वो शुरू से झारखंड आंदोलनकारी की पृष्ठभूमि रही है, इसलिए झारखंड की हर समस्याओं से जुड़े हुए हैं। उनको किसी तरह का घमंड नहीं है और जिस तरह जनता से स्वाभाविक रूप से जिस तरह लगता है कि हम भाई की तरह मिल रहे हैं, तो लोगों को भाईचारा की तरह दिखता है कि ये आदमी जो है हमारा है, लोगों को अपना तो झलकता है। हेमंत महज 10 साल के अंदर हेमंत झारखंड की सियासत का एक बड़ा चेहरा बन गए।
समय ने यह बता दिया कि हेमंत सोरेन स्थापित नेता हैं, झारखंड के एक ब्रांड हैं, जिस ब्रांड ने देश के सबसे बड़े नेता या जो सबसे अभी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके विजय रथ को भी झारखंड में रोका। कि हेमंत जी अच्छे हैं, स्वभाव से मिलनसार हैं, गरीबों के प्रति हमदर्द हैं। हेमंत झारखंड को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही सुलझे हुए हैं और बहुत ही कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। हेमंत ने इलेक्शन के दौरान खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और आवाम ने भरपूर एतमाद जताया। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि घरेलू इंसान हैं। ये तस्वीरें इस बात की शाहिद हैं। एक पारिवारिक रिलेशन वो रखते हैं, 1 to 1 मैन टू मैन वो कांटेक्ट में रहते हैं। हेमंत सादगी के साथ सरकार चलाना चाहते हैं, तभी तो अपने जान पहचान वालों से कह दिया कि बुके नहीं बुक लेकर आइए, ताकि किसी गरीब को पढ़ाने के काम आ जाए। लोगों से हमने बुके की जगह बुक यानी किताब की मांग की है। निश्चित रूप से ये किताबें भी हमेशा के लिए हमारे दिल में रहेगी और एक खूबसूरत मेरी परिकल्पना है कि एक खूबसूरत आम लोगों के लिए एक लाइब्रेरी भी हम बनाएंगे, जहां पर इन किताबों का संग्रह होगा। हेमंत खेल के शौकीन हैं। उन्हें साइकिलिंग खूब पसंद है। साइकिल में सबसे अहम उसका पहिया होता है। हेमंत अब झारखंड की सियासत के घूमते पहिए पर सवार हो चुके हैं। अब सबकी नजर तरक्की की रफ्तार पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर है, CAA और NRC के खिलाफ आज होगा अनोखा एहतजाज। रोज़ा और उपवास के साथ होगा आज का ये एहतजाज। भोपाल के नीलम पार्क में आज 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगा उपवास और एहतजाज। मुसलमान रखेंगे रोज़ा, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बतौर एहतजाज उपवास रखेंगे। शरीयत कानून के खिलाफ तहरीक में महलूकीन को पेश किया जाएगा खिराज अकीदत। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। CAA और NRC के खिलाफ होगा अनोखा एहतजाज। रोज़ा और उपवास के साथ होगा आज का ये एहतजाज। भोपाल नीलम पार्क में आज 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगा एहतजाज। मुसलमान रखेंगे रोज़ा, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बतौर एहतजाज उपवास रखेंगे। शरीयत कानून के खिलाफ तहरीक में महलूकीन को पेश किया जाएगा खिराज। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मेहताब, CAA और NRC के खिलाफ आज अनोखा एहतजाज होने वाला है भोपाल में, क्या तैयारियां हैं? आदम बता दें कि आज भोपाल में एक नहीं 2 एहतजाज है। पहला एहतजाज तो 2 से 7 बजे तक होगा और इसमें रोज़ा रख और उपवास के साथ साथ जो एहतजाज होगा, मुसलमान जहां पर रोज़ा रखेंगे वहीं पर दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उपवास रखेंगे और सबका इंतजाम, सबका एहतमाम नीलम पार्क में किया जाएगा। मुसलमान एक तरफ अफ्तार करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ उनके हिंदू भाई जो है उसी दस्तरखान पर बैठ कर अपना उपवास तोड़ेंगे। ये एहतजाज का तरीका इसलिए अख्तियार किया गया कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे सूबों की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, जिस तरह वहाँ पर तशद्दुद हुआ है, तो वहाँ पर उनकी ये नाराजगी भी है कि जो पुलिस उनके खिलाफ जो है जुल्म और जब्र का जो है तरीका अख्तियार कर रही है। और इस जो है अनोखे एहतजाज में उन लोगों को जो खिराज अकीदत पेश किया गया जो CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज में जो लोग बहाक हो चुके हैं, उनको जो है खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। यही तरीके पूरे हमने तरीके से एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया गया है। 2 से 7 बजे तक नीलम पार्क में एहतजाज होगा। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक गौहर महल से इकबाल मैदान के बीच जुलूस निकाला जाएगा और तमाम लोगों के जरिए इस बात की डिमांड की जाएगी CM कमलनाथ से कि NPR को मध्य प्रदेश में लागू न किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो है माधुरी सुब्रमण्यम से और दूसरे लोगों से जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि NPR जो है NRC का जो है
चोर दरवाज़ा है और इसको लेकर अभी तक जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वज़ीर आला जो है कमलनाथ ने कोई वजाहत नहीं की है। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ जो है एक पैदल मार्च कर देने से मामला हल नहीं हो जाता है जब तक कि इस पर अपना मौकूफ वादे न किया जाए। और दूसरी तरफ इस बात करें कि जहाँ पर सर्दी का मौसम है, ऐसे में जो है तालाब के किनारे इस तरह के इंतजाम करना जो है आसान नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो है 20 जिले सर्द लहर की उसमें चपेट में है। और अगर ट्रेनों की बात करें तो उस पर भी जो है हम देख रहे हैं कि गहरा असर में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस वक्त बात करूं जो है राहत इंदौरी की, तो खुद ये कहते हैं कि ऐसी सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। और अगर मैं मखदूम मोहिद्दीन को याद करूं तो कहते हैं कि इस सर्दी को देखकर कि इसके शोलों को भड़काओ कि कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को दहकाओ कि कुछ रात कटे। और उम्मीद फाजली ये कहते हैं कि ऐसी सर्दी, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर चले गए होते। लेकिन सवाल यह है कि वो लोग घर कहाँ पर जाएं जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास जो है 10 से 15 घंटे स्टेशनों पर इंतजार में गुजारने पड़ते हैं। वो लोग तो घर भी नहीं जा सकते, उनके पास रैन बसेरा का सहारा होता है। तो हमें देखते हैं कि भोपाल में कल जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने रैन बसेरा में जाकर उनको जो है गर्म कपड़े और लिहाफ दूसरी चीज़ें तकसीम की, ताकि मुसाफिरों को किसी तरह की कोई तकलीफ न होने पाए। यहाँ पर जहाँ पर सर्दी है वहीं पर सियासत का मौसम भी गर्म है। जहाँ पर कांग्रेस जो है एहतजाज कर रही है, वहीं पर हमें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर जाकर सीए को लेकर एक बेदारी मुहिम चलाई। बिल्कुल, मतलब आज का जो एहतजाज है एक तरह से अलग माने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का पैगाम देने की भी कोशिश है। यकीनी तौर पर एक पैगाम देने की कोशिश की। और जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मामला मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आइन को के खिलाफ है। और जो हमारा एहतजाज है वो आइन को बचाने को लेकर है। और आइन किसी एक का नहीं बल्कि आइन जो है तमाम कौमों के लोगों को यकसा हुकूक जब फराहम करता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, तो हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। यही वजह कि हमें देखते हैं कि तमाम कौमों के लोग, अगर मुसलमान रोज़ा रखेंगे तो हिंदू भाई और ईसाई की बात करें, सिख की बात करें, जैन की बात करें, बौद्ध की बात करें, तमाम लोग जो उपवास रखेंगे। और इस तरह से जहाँ पर हमें एक जहती देखने को मिल रही है, और इन पर दूसरी तरफ हमें एहतजाज का भी जो है एक मौका देखने को मिल रहा है कि लोग इस तरह से अब हुक्मरां के सामने जो है अपनी बात को पेश कर रहे हैं पुरअमन तरीके से, ताकि जो उसमें तरमीम का जो मामला है उस पर हुकूमत तक पहुँचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 15 दिसंबर को जामिया कैंपस में हंगामे के मामले को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2 जांच कमेटियां तश्कील दी हैं। ये कमेटियां यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा पर तशद्दुद और हमले की जांच करेगी। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस बगैर इजाजत के अंदर चली गई थी। इस मामले पर जामिया ने वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल से मदद तलब की है। मामले पर आला सतही तहक़ीक़ात के लिए जामिया ने मदद हासिल करने के लिए इक़दाम किए हैं। जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फौज की रोड ओपनिंग पार्टी के मेटल डिटेक्टर ने मुश्तबा शय का इशारा किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ आईडी नस्ब कर दी गई है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ट्रैफिक को रोक दिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। इलाके में करीब 1 घंटे तक ऐसे ही हालात बने रहे। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सड़क से पुराना लोहा निकाला, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया। हम आपको बता दें कि यह रास्ता श्रीनगर के ओल्ड एयरफील्ड को जाता है और इस रास्ते पर हर सुबह फौज और एयरफोर्स के कॉन्वॉय का गुजर होता है। वैसा ठीक है। मशीन से पता लगा था, जब आरोप भी करते ना उसमें सस्पेक्टेड कुछ दिखाई दे रहा था, तो सुबह आपने चेक कर दिया, अभी क्लियर है। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। स्मगल किए जाने वाले 125 बच्चों को बरामद किया गया है। सूरत के पूना इलाके में दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के जरिए इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस पूरे मामले की कार्रवाई राजस्थान चिल्ड्रन कमीशन कर रहा है। गुजरात पुलिस की मदद से यह ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को लेकर 5 दिन से सर्वे किया गया और सूरत के पूना इलाके में जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया तो तकरीबन 10 साल से 16 साल के बच्चों को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये बच्चे गरीबी की वजह से सूरत में कई दुकानों और फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर थे। रेकी करके गुजरात पुलिस की सहायता से
हमारे यहाँ पूना पुलिस स्टेशन, यहाँ के पूरे जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों की सहायता से इसकी रेकी करी। और जब ये पुख्ता हो गया, कंफर्म हो गया कि बच्चे हैं, बड़ी संख्या में हैं, और जिन बच्चों को यहाँ पर कई स्थितियों में रखा जा रहा है, जब टीम ने रेस्क्यू किया तो आप देखेंगे एक छोटे से कमरे में 25-25 बच्चे ठूस के रखे हुए हैं। उनके रहने खाने पीने की स्थितियाँ भी बहुत गंभीर है, अलमारियों में बच्चे सुला रखे हैं। तो उनका आज हम सुबह से आज रेस्क्यू किया। करीब 100 से ज़्यादा बच्चे निकल कर आए हैं। नियोक्ता कई सारे भी आए हैं, एक बच्चे से काउंसलिंग चल रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गुजरात प्रशासन, राजस्थान पुलिस, सब लोग मिलकर इन नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में सिक्योरिटी चेक पोस्ट के नजदीक खुदकुश कार बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 78 हो गई है। 125 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है, जिनमें मुतादिद अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। इंतजामिया ने इतला दी है कि मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जख्मियों में कई बच्चे और यूनिवर्सिटी तलबा भी शामिल हैं। निजी एम्बुलेंस सर्विस अमीन के डायरेक्टर अब्दुल कदीर अब्दुलरहमान हाजी ने कहा कि तमाम जख्मियों की हालत संगीन है और इन्हें मोगादिशु के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। सरकारी तर्जुमान इस्माइल मुख्तार उमर ने कहा कि दारुल-हुकूमत मोगादिशु के बाहर एक चेक पोस्ट के करीब जब अफसरान सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी में ये धमाका हुआ। फिजी में तूफान सराय की वजह से एक 18 साला तालिब इल्म की मौत हो गई है और एक शख्स जख्मी हुआ है। फिजी के कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस ने बताया कि मुल्क भर में सराय तूफान की वजह से 2500 से ज्यादा अफराद बेघर हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक एक 18 साला तालिब इल्म की कल शाम नदी में डूबने से मौत हो गई। तूफान से बेघर हुए लोगों के लिए 50 राहत कैंप बनाए गए हैं और अब तक तकरीबन 2000 लोगों ने राहत कैंप में पनाह ली है। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।